नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805096906503860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बेहद स्वागत है। मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे इस वीडियो सीरीज में आज से हम स्टार्ट करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 2024 में होगा, उसके लिए जो हम अपने पेड ग्रुप्स में पेड क्विजेज करवाते हैं, उसकी एक पूरी वीडियो सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी। इसको आप फॉलो करें। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं उसको यहाँ पे कवर करवाया जाता है। अभी लास्ट ईयर का ही जो 2023 का कह लीजिए हमारा एग्जाम हुआ है, तो मोर देन 60 क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे पेड क्विज से मिले हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसकी कितनी महत्ता है आप ये समझ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस वीडियो सीरीज को। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे पेड ग्रुप्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टैप करके देखिएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ मिलेंगी। ठीक है, उस नंबर्स पे जो भी कॉन्टैक्ट है आप कर लीजिएगा, व्हाट्सएप या फिर फ़ोन के माध्यम से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे आप एकदम पूरी तैयारी हमारे साथ दोनों भाषाओं में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, कर सकते हैं। ठीक, और अभी जो लोग यूपी पीसीएस 2023 का मेन्स देने वाले हैं, ठीक है, हालांकि रिजल्ट अभी आया नहीं है, आ जाएगा कुछ दिनों में, उसके लिए भी हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं, उसमें भी एडमिशन के लिए आप इन्हीं नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्र यानी कि जो लैंडफिल्स होते हैं उससे अधिकतर निकलती है। यानी कि जैसे आपने अर्बन एरियाज में देखा होगा कि कचरे का उत्पादन बहुत होता है और ये सबसे एक बड़ी समस्या है शहरों में कि उसका सही से निष्पादन नहीं हो पाता है। ठीक है, जगह नहीं है कचरे को कैसे डिस्पोज किया जाए। तो ऐसे लैंडफिल्स में क्या होता है कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो कूड़े के साथ मिल करके, ठीक है, वो कुछ एनारोबिक एक्शंस होते हैं, उसमें उस वेस्ट को जो है डिकम्पोज करने का क्रिया करते हैं, जिसमें बायोगैस का एक तरीके से कह लीजिए निर्माण होता है। तो उसी में क्या होगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का छोटे मात्रा में निर्माण होता है। तो मीथेन यहाँ पे आपको जो मिल रहा है ऑप्शन सी में CH4। ठीक, तो ये मोस्टली जो है इसमें पाया जाता है, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा था, और इसी लैंडफिल से ये गैस निकलती है, उत्सर्जित होती है। ठीक, तो विकल्प हम सी को चुनेंगे। जो क्वेश्चंस के आंसर सही होते हैं वो यहाँ पे टैप करने पे ग्रीन कलर से आपको दिखेगा और ऐसे रंग बिरंगे जो गुब्बारे हैं साइडों से वो दिखेंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पे दोनों भाषाओं में चीज़ें दिख रही हैं आपको, तो इसको भी ध्यान से देखते हुए चलिएगा। इसमें देखिए नाफ्टा एक समूह है, इसके सदस्य देश इसमें से कौन कौन से हैं विकल्पों में वो हमको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि कह लीजिए इनैक्ट हुआ 1994 में। 3 देश जिसमें यूएस, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है, आप मैप में देखेंगे तो तीनों आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो इनके बीच में एक फ्री ट्रेड जोन बनाया गया कमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो है बूस्ट करने के लिए, उससे ही संबंधित है ये। तो ध्यान रखेंगे, इसमें विकल्प हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी कह लीजिए हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, या कंजम्पशन के मामले में देखेंगे कि किस सोर्स से उत्पादित की गई बिजली का सबसे ज़्यादा मात्रा है। तो इंडिया में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ताप विद्युत संयंत्र, जो कि मोस्टली कोयले वगैरह से चलते हैं, जैसे आपने NTPC के जो ये प्लांट्स होते हैं, हो सकता है आपने देखे हों, तो सबसे पहले नंबर पे ये है। ठीक है, सेकंड पे आता है हमारा जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जल विद्युत परियोजना वाले, और तीसरे पे न्यूक्लियर एनर्जी से आते हैं। ठीक, तो जैसे पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरे पे ये नाभिकीय, और चौथे पे विंड एनर्जी को हम मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सी विकल्प हमारा जो है वो ठीक था। यहाँ पे देखें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको देख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। ठीक, एलोट्रॉप यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए एलोट्रॉप को अगर हम समझे क्या होता है तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज एन वन और मोर फॉर्म ऑफ केमिकल एलिमेंट दैट अकर्स इन द सेम फिजिकल स्टेट, यानी कि एक ही केमिकल एलिमेंट के भिन्न भिन्न रूप हैं जो सिमिलर फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। तो अब कार्बन से जो मतलब कार्बन के एलोट्रोप होते हैं, इसके एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे डायमंड होता है, ग्रेफाइट है, ग्राफीन है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स हो गया, फुलरीन हो गया, ये होता है। इसके अलावा कार्बन नैनो बड्स होते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेनाइट नहीं होगा। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो सीरीज में हमारे पास कुछ टाइम लिमिट होती है, तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक, तो शॉर्ट फॉर्म में हम रखेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है उसको अपने नोट्स वगैरह में से डिटेल में प्लीज़ पढ़ें, वहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। ठीक है,
आगे देखिए, कागज के निर्माण में कच्चे माल का विरंजन किसके प्रयोग से किया जाता है? तो पेपर, जैसा कि व्हाइट पेपर का एग्जांपल ले लीजिए, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, तो उसमें होता क्या है कि जो लकड़ी है ना, वुड का पल्प है, उसको यूज करके पेपर मेनली बनाया जाता है। तो होता क्या है कि वुड पल्प से जो भी कह लीजिए मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि कलर उसका वाइट होने से कह लीजिए उसको रोक रहे हैं, है ना, उसको एक तरीके से हटाना ज़रूरी है। तो उसी प्रोसेस में यहाँ पे डीगमिंग आता है, जिसमें यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसको आप केमिकली जानते होंगे, जैसे आपने शायद पढ़ा होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक, CaCl2, ठीक। तो इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, और तब जाकर के ये पूरी क्लोरिनेशन का कह लीजिए एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से जो वाइट पेपर है उस फाइनली जाकर के उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो पाती है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव शरीर का तात्विक संयोजन द्रव्यमान के अनुसार किस प्रकार होता है? तो ह्यूमन बॉडी का देखेंगे जो कॉम्पोजिशन है मास का, है ना, तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि 99% में देखेंगे तो मुख्य रूप से जो है हमारे 6 एलिमेंट आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मास कॉन्स्टिट्यूट करता है वो ऑक्सीजन है। उसके बाद जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक। तो यहाँ पे इस हिसाब से हम देखेंगे तो 4 के बारे में यहाँ दिया गया है, तो बी विकल्प हमारा इसमें बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? तो रिवर गंगा की अगर हम बात करें तो इसमें तीस्ता जो है इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं होगी, ठीक। इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं ब्रह्मपुत्रा से। निम्नलिखित में से कौन सा झीलों का जोड़ा सू नहर के द्वारा जुड़ता है? तो ये सब देखिए मैप में इन सब चीज़ों को, जैसे हम ये लोकेशन वाली चीज़ देखेंगे, उसको मैप में आप या फिर जो एटलस है अगर आपके पास, उसमें से ज़रूर देखा करिए, वहाँ से ही ये क्लियर हो सकता है। बताने से आप थोड़े दिनों के लिए तो याद रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भूल जाएंगे, ठीक। तो US और कनाडा बॉर्डर पे आप देखेंगे ये सुपीरियर और ह्यूरॉन लेक्स हैं, ठीक है, जो कि जुड़ती हैं सू कैनाल से, ठीक। अब इस क्वेश्चन में देखिए 2 हमारे पास सूची हैं और उसको मैच करना है, ठीक है। ये बेसिकली हमारी कुछ धाराएं हैं, ओशनिक करंट्स होती है ना, कोल्ड और वार्म। तो किस देश से या किस देश के कोस्टल एरिया से हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पेयर है। तो जैसे अगुलास धारा को हम इसमें मैच कर सकते हैं दक्षिण अफ्रीका से, ठीक। और हमबोल्ट को कर सकते हैं पेरू, साउदर्न अमेरिकन रीजन में। लैब्राडोर को हम करेंगे कनाडा, फॉकलैंड को अर्जेंटीना। तो यहाँ पे इसके कोड बनेंगे, नीचे आप देख लीजिए, बी विकल्प जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इनको मैप में एक बार प्लीज देख लीजिएगा, सारी जितनी भी धाराएं हमने देखी अभी। अब हमारे पास मिट्टी के संबंध में 3 स्टेटमेंट है, कौन से सही हैं, कौन सा सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखा करिए। पहला है, जलोढ़ मिट्टी नाइट्रोजन से भरपूर होती है, यानी कि एलुवियल सॉइल की बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। एलुवियल सॉइल देखेंगे कल्टीवेशन के लिए तो अच्छी होती है, लेकिन ये नाइट्रोजन और ह्यूमस में जो है डेफिशिएंट होती है, यानी कि पुअर होती है, ठीक। और काली मिट्टी लौह और लाइम यानी कि जो चूना है उससे भरपूर होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है, ये बात ठीक है। और लैटेराइट सॉइल जो होती है उसमें आयरन, एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है और नाइट्रोजन, पोटेशियम की कमी होती है। ये फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे, केवल दूसरा और तीसरा हमारा जो है वो ठीक है। भारतीय नागरिकता संबंधित किसी नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है यदि वह इनमें से जो 4 ऑप्शन है क्या कार्य करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 2 देखेंगे आप, ठीक है, सिटीजनशिप वाला उसमें प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के मध्य, ठीक। इसको आप देख लीजिएगा डिटेल में, सभी में क्या लिखा हुआ है। तो अब नागरिक अगर कोई है, जैसे आप ही मान लीजिए, तो अगर आप अपनी नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता का स्वयं से परित्याग करते हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर समाप्त नहीं होगी, और सरकार की आलोचना या निंदा करने से भी समाप्त नहीं होगी। तो सिर्फ पहला और दूसरा ठीक है। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। तो जैसे अभी हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो हमारा एक नया भाग जोड़ा गया था पार्ट 4A, जिसमें कुल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, लोगों के जो है मौलिक कर्तव्य हैं। तो उसमें यहाँ पे अब जो 4 विकल्पों में कौन सा नहीं है, तो ग्राम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ऐसा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, परंतु इससे मिलते जुलते प्रावधान हमारे DPSP में मिलेंगे, ठीक है, भाग 4 में। अब यहाँ पे जी सूचियों में भगवान कुछ नाम लिखे हुए हैं,
तो इनमें से किनको लोकपाल या विश्व के संरक्षक के रूप में जाना जाता है? तो ऋग्वैदिक हिस्टोरिकल फैक्ट्स के अनुसार यम, इंद्र, वरुण और कुबेर, ठीक, इनको जो है यहाँ पे लोकपाल या विश्व के संरक्षक की संज्ञा दी गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसी से खतरा हो। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा जो की जाती है, आर्टिकल देखेंगे 352 के अंतर्गत जो है 2 प्रकार से प्रावधान दिया गया है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ठीक है, या फिर आर्म्ड रेबिलियन हो। ठीक, तो यहाँ पे या फिर वॉर की कंडीशन है, तो पहला, दूसरा और तीसरा होगा। आंतरिक उपद्रव पहले ये शब्द होता था, इसको रिप्लेस कर दिया गया था जो है यही सशस्त्र बगावत यानी कि आर्म्ड रिबेलियन से। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 का, उसके माध्यम से। ठीक, तो पॉलिटी में इस चीज़ को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। पहले आप जानते हैं कि इंडिया में जो इमरजेंसीज इम्पोज की गई हैं, 1962 का जो चाइना वॉर था, 1971 में पाकिस्तान वॉर के साथ, और 1975 में जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में इमरजेंसी लगी थी। तो इन तीनों इवेंट्स को भी डिटेल में एक बार देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रतिरक्षा प्रक्षेपास्त्र प्रणाली नहीं है? तो जैसे देखेंगे इंडिया में जो हमारे मिसाइल सिस्टम्स हैं, तो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स में अगर हम बात करें तो आकाश है हमारे पास, त्रिशूल है, अस्त्र है, तत्र जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। भारत में क्रेडिट निर्धारण करने वाली जो एजेंसियां हैं इनमें से कौन सी हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से मतलब ये है कि आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कितने अच्छे हैं, लोन वगैरह जब आपको कभी लेना होता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है। ठीक है, तो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अनुसार आपको क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। ठीक, तो उसमें जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं इंडिया में, क्रिसिल है, केयर है, ICRA है। ठीक है, यहाँ पे तीनों ही हैं, डी विकल्प हम चुन लेंगे। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो वित्त आयोग की परिकल्पना जो संविधान में की गई है अनुच्छेद 280 में, उसके अंतर्गत जो है इंडिया में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच, उनके वितरण के जो कह लीजिए क्या मापदंड होंगे, उसके बारे में यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो है बताया जाता है, उसके क्या मतलब मेथड्स होंगे, किस प्रकार से डिस्बर्समेंट किया जाएगा। तो अभी जो इस समय जिस फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन चल रही है 2026 तक जो है एप्लीकेबल है वो, तो वो 15वां वित्त आयोग है। इसकी गठन जब हुआ था तो इसके अध्यक्ष थे NK सिंह। ठीक, यहाँ पे डी विकल्प, और इसमें 4 और अन्य सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं? तो दिल्ली जो हमारा कैपिटल है उसमें क्या है कि अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं उसके कुछ जिले जो हैं नेशनल कैपिटल रीजन जो एक डिक्लेयर किया गया है उसके हिस्से हैं। ठीक, तो उसमें थोड़ा NCR का जो ये प्रावधान है इसके बारे में देखिएगा। अगर हम स्पेशली उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो यहाँ पे जो लिखे हैं बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, ठीक है, ये सब इसमें शामिल ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे मेरठ है, गाजियाबाद है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर है, और इसमें एक बच गया मुजफ्फरनगर है। ठीक है, तो इन जिलों के नाम ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ प्लांट्स का नाम लिखा है और उसको किस देश के सहयोग से इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो राउरकेला स्टील प्लांट ये जो हमने इस्टेब्लिश किया है ये जर्मनी की हेल्प से किया है। दुर्गापुर ब्रिटेन, बोकारो सोवियत संघ, और भिलाई वाला जो है हमारा US लिखा हुआ है तो ये गलत है। ठीक है, भिलाई प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया था जो ये अर्स्टवाइल हमारा सोवियत यूनियन है, ठीक है, USSR, इसके हेल्प से। ठीक, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ फेमस हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में जो बुक्स लिखी गई उनके नाम लिखे हैं और उसके ऑथर कौन रहे। ठीक, तो गलत इसमें है इंडियन फिलॉसफी, विकल्प बी में जो है इसके राइटर रहे डॉक्टर राधाकृष्णन, S राधाकृष्णन। ठीक, बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए एक बार। फिर से हमारे पास कुछ बुक्स लिखी हुई हैं और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है ये गलत इसका पेयर लिखा हुआ है। अगर हम बात करें इसके राइटर की तो ये लाला लाजपत राय जी जो थे उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई।
इसमें से कौन सी तरंगे शून्य यानी कि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? ठीक है, जहां पे वैक्यूम हो, ग्रेविटेशनल फील्ड ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती। इसका एग्जांपल अगर आपको बताएं तो आप चले जाइए चंद्रमा पे, वहाँ पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर दीजिए तो आपको उसकी आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है और ट्रैवल यहाँ पे साउंड वेव्स नहीं कर सकती हैं। इसमें देखें भारत के प्रमुख ऑपरेशन के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विभिन्न ऑपरेशन से संबंध की भारतीय सरकार ने कुछ, जैसे यहाँ पे भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता के लिए या फिर अन्य देशों में जो कुछ समस्याएं हैं तो वहाँ से भारतीयों को लाने या फिर उस देश में हेल्प देने के लिए वो ऑपरेशन चलाया था। तो उसी क्रम में जो गलत यहाँ पे ऑपरेशन देवी शक्ति विकल्प सी में जो है ये गलत है। इसको चलाया गया था वर्ष 2021 में जब अफगानिस्तान गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया था तालिबानियों ने, तो वहाँ पे जो भारतीय फंसे हुए थे, ठीक, उनको वापस लेके आना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। यहाँ पे देखें कनगनहल्ली एक पुरातात्विक स्थल है भारत में, उसके बारे में जो है सही कथन को बताना है। तो भीमा नदी के तट पर स्थित है ये, और सम्राट अशोक की प्रतिमाएं यहाँ इस स्थल से मिली हैं, और कर्नाटक जो राज्य है वहाँ पर ये स्थित है। तो तीनों कथन ठीक हैं, थोड़ा इसको सर्च करके देख लें। इसमें देखें जितने भी राज्य यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें से किसकी सबसे छोटी तट रेखा है। कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें तो इंडिया के जो ये कोस्टल स्टेट्स हैं ना और यूनियन टेरिटरीज, तो इसको मतलब कुल इनकी संख्या देखेंगे, मतलब जितनी भी हमारे स्टेट और यूटी हैं उनकी जो कुल लेंथ मानी जाती है वो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा है जो सबसे बड़ी गुजरात की, और स्टेट में सबसे छोटी है वैसे तो गोवा की, परंतु यहाँ गोवा है नहीं। तो इन दिए हुए विकल्पों में सबसे छोटी कोस्ट लाइन होगी महाराष्ट्र की। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, विकल्प हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म सभा की स्थापना की थी? तो देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट या कह लीजिए उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश रूल में कई तरह के जो है इस तरह के संस्थान लोग अलग अलग लोगों के द्वारा फॉर्म किए गए। उसी में से हिंदू धर्म सभा की स्थापना हुई 1830 में बंगाल के रीजन में, बंगाल के मतलब कलकत्ता कह लीजिए, वहाँ पे राधाकांत देव के द्वारा। इसमें से किसको पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत की पूर्व धावक रही थी पीटी उषा। ठीक, उनको इस नाम से संबोधित किया जाता है, ध्यान रखेंगे। किसी धावक को दौड़ने के बाद उरुपेशी में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? तो जैसे अगर आपने कभी दौड़ लगाई होगी तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर आपकी रेगुलर हैबिट नहीं है तो थोड़ा सा दौड़ेंगे, फिर जब आप रुकेंगे तो आपके थाई में है ना, हाथों में या कमर में कह लीजिए दर्द होने लगता है। ठीक, तो ये क्यों होता है? तो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का। ठीक, इसकी वजह से। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं तेलंगाना से लगती हैं? ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन ये भी है, इसको इंडियन मैप में देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर के तेलंगाना स्टेट को बनाया गया 2014 में। और अगर हम इसके ये बाउंड्री की बात करें तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ठीक, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों से लगती हैं, ये जरा हमको कॉमेंट करके बताइए। अब इस क्वेश्चन में देखें कि लोकटक, बारापानी, कोलेरू और पुलिकट क्रमशः कहाँ स्थित हैं। तो ये हमारी कुछ भारत की फेमस लेक्स हैं। और राज्यों की बात करें तो लोकटक मणिपुर में है, बारापानी मेघालय, कोलेरू आंध्र प्रदेश और पुलिकट तमिलनाडु। तो बी विकल्प देखिए यहाँ पे हमारा बन जाएगा। इसमें देखिए भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों में से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पृथ्वी के आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्दर्न जो हमारा लैटिट्यूड है उसको आप कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये भारत के 8 राज्यों से पास होती है, जिसमें से अब यहाँ पे पूछा गया है कि तटीय राज्य कौन से हैं, कोस्टल स्टेट्स और लैंडलॉक स्टेट जो है वो कौन से हैं। तो इसमें जो कोस्टल होगा इधर गुजरात हो जाएगा और इधर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक, तो 2 हो गए कोस्टल और 6 हो गए ये बाकी स्थलबद्ध वाले, जिसमें से कौन कौन सा हो गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इधर आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, इसको मैप में एक बार देख लीजिए। किस देश ने फीफा विश्व कप पुरुष सबसे अधिक बार जीता है? तो अभी लास्ट ईयर 2022 में ही फीफा वर्ल्ड कप हुआ, फुटबॉल के लिए जो आयोजन होता है, जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है वैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप। तो सबसे ज़्यादा बार जीता है ब्राज़ील की टीम ने, और 2022 वाला जो है आयोजित हुआ था कतर में, है ना। और
इसको जीता किसने था, जरा ये आप हमको कमेंट करके बताइए। इनमें से कौन प्रसिद्ध उपन्यास सिटी ऑफ जॉय उसका लेखक है? तो काफ़ी मतलब पॉपुलर बुक है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स में से एक, जिसमें फ्रेंच में लिखी गई है डोमिनिन लैपियर के द्वारा। ठीक है, विकल्प बी। निम्नलिखित में से किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह यानी कि गैसियस प्लैनेट कह लीजिए कहा जाता है, क्योंकि वे मुख्यतः हल्की बर्फ, द्रव और गैसों से बने हुए हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रहों के बारे में हम देखते हैं, तो कुछ को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है और कुछ को गैसियस प्लैनेट। तो जो आउटर ऑर्बिट में जितने भी ग्रह हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, तो यहाँ पे बी विकल्प बन जाएगा। ये गैसियस प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इनको कई बार आपको टर्म मिलेगा लिखा हुआ जोवियन प्लैनेट्स। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा, कहा जाता है। अब यहाँ पे है कि किस समिति में राज्यसभा से सदस्य नहीं होते। तो संसद की कुछ समितियां होती हैं अलग अलग कार्यों से संबंधित, उसमें कुछ में जो है लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं और कुछ में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो वही है कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होने वाली समिति होती है प्राक्कलन समिति, यानी कि एस्टिमेट कमेटी। इसमें कुल 30 मेंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से चुने जाते हैं। और यहाँ पे हम सी विकल्प को चुनेंगे। 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में दस्तक क्या होता था? ठीक है, आपने अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल का हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आपने इस टर्म को जो है पढ़ा होगा। ये होता था बेसिकली बिजनेस करने का परमिट। बंगाल के रीजन की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, इनमें से बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन है ये बताना है। तो हमने अभी बताया ना कि ऊपर भी कुछ बुक्स हमने देखी थी, तो इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में प्लीज पढ़िएगा। सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है ये। अब देखें, साउदर्न इंडिया में गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के मध्य भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां बहती हैं? तो देखेंगे यहाँ पे मैप में, इसको देख लीजिएगा। इस रीजन में जो फ्लो होती है मेजरली कृष्णा और तुंगभद्रा। ठीक है, और इस रीजन को फर्टाइल बनाती हैं। तो ध्यान रखेंगे, विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी चूंकि पूछे जाते हैं तो पढ़ना जरूरी है मैप को भी। थायरॉक्सिन के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन थायराइड ग्रंथि के लिए अनिवार्य है? तो हमारे इसमें जो है नेक में देखेंगे थायराइड ग्लैंड होता है जो सिक्रीट करता है ये थायरॉक्सिन। ठीक, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, और ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स के लिए जो है कह लीजिए एक तरीके से अनिवार्य है। तो यहाँ पे आयोडीन की जरूरत होती है इसके लिए, और विकल्प डी में लिखा हुआ है, इसको चूज करेंगे हम। आगे है एक छोटा सा इकोनॉमिकल फैक्ट कि सामान्य कीमत स्तर में क्रमिक गिरावट को क्या कहते हैं? तो जो भी हमारा प्राइस लेवल है किसी भी मान लीजिए कमोडिटी का मार्केट में, उसमें क्या है कि एक सस्टेन लेवल पे डिक्रीज अगर हो रहा है उसके प्राइस में, मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपए की है, धीरे धीरे वो ऐसे 95 रुपए, 90 रुपए, 85 रुपए हो रही है, तो इस स्थिति को डिफ्लेशन बोलते हैं। और वही ये इंक्रीज जब होने लगता है ऐसे ही, तो उसको इन्फ्लेशन की स्थिति जो है बोलते हैं। प्रौद्योगिकी अथवा विशेष उत्पादों की मांग में परिवर्तनों के कारण होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति जब जनरेट हो, क्यों हो कि मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन में उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें चेंज हो रहा है ना, या फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड में कोई चेंज हो रहा है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाएगा। इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था? ठीक, तो कांग्रेस की स्थापना आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे 1885 में होती है। तो गांधी जी का ये कहना था कि जब आज़ादी मिल जाए, है ना, तो उसके पश्चात इसको एक राजनीतिक संगठन के रूप में इसको समाप्त कर दीजिए और इसके स्थान पर लोक सेवक संघ टाइप का एक जो है संस्थान स्टैब्लिश करें। परंतु ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया था कुछ नहीं सब मतलब कह लीजिए प्रावधान नहीं, मतलब इसी आइडिया के तहत जो यहाँ पे महात्मा गांधी सुझा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। तो ध्यान रखेंगे इस फैक्ट को, इंपॉर्टेंट है सी विकल्प। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किन्हें थियरी के रूप में जाना जाता था? ठीक, ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। थियरी ऐसी जो कह लीजिए वरिष्ठ साधुओं को कहा जाता था जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ऑप्शन बी, जैसे बौद्ध भिक्षु शब्द का प्रयोग मुख्यतः पुरुषों के लिए किया जाता है। अब देखिए
ब्रिटिश एम्पायर और मराठा जो एम्पायर था उनके मध्य युद्ध होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ठीक। इसका टाइम पीरियड था 1775 से लेकर के 1782 के मध्य। तो वॉर के एंड के बाद जो है ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है ना, वही यहाँ पे पूछा गया था 1782, याद रखेंगे सालबाई, ये अलग से भी पूछ लिया था कई बार एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक का नाम दिया हुआ है, तो इसमें गलत है डी विकल्प। हेड एंड टेल्स बुक जो है ये मेनका गांधी की पुस्तक है। नेक्स्ट में फिर देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बुक्स वही फिर से हैं यहाँ पे और राइटर का नाम लिया हुआ है। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है ये श्री अरबिंदो ने लिखी थी, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये गलत है। बाकी के विकल्पों को प्लीज देख लीजिएगा, ये सारे ठीक हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पहल शुरू करने की योजना किस राज्य की है? तो जैसे उत्तर प्रदेश में की योजना चलती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी स्टार्ट का वर्ष भी याद रखिए 2018, ठीक है। तो 75 जिले हैं, तो 75 जिले के लिए हर जिले का कुछ एक प्रोडक्ट उसको डेजिग्नेट किया गया है। तो उसी तर्ज पर जैसे उत्तर प्रदेश में अभी क्या है कि ओवरऑल देखेंगे तो 10 वेटलैंड्स हैं, तो यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पहल वेटलैंड्स के कंजर्वेशन की दिशा में स्टार्ट करने की घोषणा की गई है। तो ए विकल्प जो है, एक इनिशिएटिव चलाया गया था आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक। तो उसी के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए कौन सी एक नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको अनाउंस किया गया था कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना जो है, इसको वन टाइम स्कीम है ये, मतलब अनाउंस की गई थी, जो कि 2 सालों के लिए अवेलेबल है, मार्च 2023 से मार्च 2025 तक। इसको ये टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। आपको हमको जरा ये बताना है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये जो इनिशिएटिव है कब स्टार्ट किया गया था, इसको कमेंट करके बताइए। और यहाँ पे इस वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का इंतजार है हमें। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक को जो है कमेंट करके बताइए क्या इसमें और हम कर सकते हैं, ठीक है। और इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। फिर यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो से। तब तक नमस्कार, जय हिंद।